पर आप बहुत ही गर्व से कहते हैं कि मैं भंगी हूँ, मैं भंगी हूँ। आप बहुत बार कई बार आपके बारे में सुना है, जाना है और जी। आपके बारे में ये विख्यात है कि आप अपने आप को बड़े गर्व से भंगी कहते हैं। ऐसा क्यों? आप वाल्मीकि क्यों नहीं अपने आप को कहते? देखिए असल में मैंने भंगी शब्द इसलिए अपनाया है ऐसे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं काला कौवा हूँ, ठीक है। सोसाइटी में एज ए भंगी मैं काला कौवा हूँ। सिर्फ भंगी होने की वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। वो इतनी ज़्यादा थी गरीबी कि जिन कपड़ों को मैं पहन के शादी के लिए गया था अपने ससुराल में, वो कपड़े मेरे ससुर ने ही भेजे थे। तो यही था मामला कि सर पे मैला ढोने का मतलब है सीधे सीधे मानव मल को, टट्टी को सर पे ढो के ले जाना, ये है सर पे मैला ढोना। हमारी जो माँ थे, जो हमारी दादी माँ जो हमने सुना है उनके मुंह से, जब बदबूदार जो विष्ठा उन्हें उठाते थे तो कहते जिंदा नरक बोलते थे वो। बचपन में इस तरह से किशोरावस्था में जो हमें ठेस पहुंचती है वो हमारे आगे के पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं बहुत ही शानदार शख्सियत के लोगों से आपको समय समय पर मिलवाता रहता हूं। इसी श्रृंखला में आज एक बहुत ही विद्वान किस्म के व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं। इनका नाम है रमेश भंगी। आप हैरान हो जाएंगे, भंगी भंगी भी कोई अपने नाम के साथ लिखता है? परंतु रमेश जी अपने आप को गर्व के साथ भंगी कहते हैं और ये होम मिनिस्ट्री से रिटायर हुए हैं। इनको किताब वाला कंडक्टर भी बोला जाता है। इनका नाम काफ़ी चर्चा में है और सुना है अभी तो कुछ वकालत के साथ भी ये जुड़े हैं। तो हम रमेश भंगी जी का दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार रमेश भंगी जी। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपसे बहुत सारे सवाल हमने पूछने जा रहे हैं। सर, ये आपका बचपन कैसे बीता? सुना है आपकी माताजी मैला ढोते थे और आप कागज बीनते थे। तो ज़रूर लगता है कि आपका जीवन बहुत अभाव में बीता है, बचपन अभाव में बीता है। तो उसके बारे में बताएं और जातिवाद के कारण आपने क्या पीड़ा सही, वो पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरे बचपन के अभाव की बात है, तो वो तो हमारे समाज के सभी लोगों को अभाव से झेलना पड़ता है। मेरा जो अभाव वाला जीवन है वो कोई विशेष वाला नहीं है। सबके साथ सबको वही अभाव झेलना पड़ता है। मैंने भी वही अभाव झेला है। बचपन में खाने पीने की भी कमी होती थी, कभी कभी झेलनी पड़ती थी। और जैसे सबके साथ होता वैसे हमारे साथ भी है। हम लोग भी, और जहाँ तक मेरी माताजी का सवाल है, तो हम सफाई का काम तो सभी लोग करते हैं, हमारे समाज के सभी लोग करते हैं। हमारी माताजी भी करती थी, लेकिन हमारे पिताजी इस मामले में थोड़ा सा, चूँकि वो 9वीं पास थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो इस काम को ना करें। तो उन्होंने क्या है, बीच बीच में कभी कभार करते थे वो, लेकिन मेरी माताजी को तो करना ही पड़ता था। और वो मुझे आज भी याद है कि जो एक टोकरी होती थी, सहतूत की लकड़ियों की बनी एक टोकरा होता था, उसमें वो बोरी लगा के उसे बंद करते थे, उसके ऊपर फिर राख डालते थे, उसके ऊपर फिर मैला हाथ से पंजर से एक जो है तसले काट के एक पंजर बनाया जाता है, उससे वो मैला उठा के रखते थे। हमें आज भी याद है। और ये मेरी माताजी का नहीं, ये हमारे समाज की बहुत सभी लोग महिलाएं ऐसा करती थी। और मेरे पिताजी का जो ध्यान था वो करते थे कि भाई हमें इस काम से बचना है, इसलिए उन्होंने इस काम से बचने के लिए भट्टे पे ईंट निकालना को ज़्यादा महत्व दिया। तो हमने जो हमारी माता थी वो बीच बीच में करते थे सफाई काम, लेकिन जैसा मेरे पिताजी की प्रयास था कि वो इस काम से बचें, तो भट्टे पे ईंट निकालते थे। और हम स्कूल में जाते, स्कूल से 5वीं क्लास तक तो हमने गांव में ही पढ़ाई की है। लेकिन जैसा कि मैं कई पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे को पहली बार जब मेरे पिताजी एडमिशन कराने के लिए गए, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। हमारे ट्विन विलेज है, लोयन और मलकपुर। तो पहले लोयन में स्कूल था, वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, सिर्फ भंगी होने की वजह से स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद मुझे मेरी बुआ के यहाँ भेज दिया, वहाँ भी नहीं हो पाया, फिर से वापस भेज दिया। तो इन बिटवीन जो है हमारे मलकपुर गाँव में
और वहाँ पे एक चौपाल में प्राइमरी। मकल मलकपुर कहाँ ये? जी जी, ये कहाँ है? मलकपुर जो है जिला बागपत तहसील बड़ौत में मलकपुर गांव आता है, छपरोली रोड पे। तो ये लोयन मलकपुर दो ट्विन विलेज हैं। तो लोयन में तो एडमिशन नहीं मिला था, तो मलकपुर में एक चौपाल में एक नए स्कूल की नींव जब रखी गई तो वहाँ हमें एडमिशन मिल गया। वहाँ पंडित जी थे, सिनोली गांव से आते थे, जहाँ के वो महाभारत की जो अवशेष मिल रहे हैं वहीं के वो टीचर थे। और मुझे स्कूल में जो है साफ़ सफाई करने के लिए तो हमें मौका मिला। जितने भी हम बंगी के, हमारे गांव में तो चूड़े बोलते हैं, जितने भी चूड़े के बच्चे थे सबसे साफ़ सफाई करवाते थे, विशेषकर हमसे ही करवाते थे। लेकिन मुझे इतना पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था, तो जब हम प्रार्थना बोलते थे, आगे खड़े करते थे, तो उसका जो भरपाई थी मुझे, मेरे मन में उससे संतोष हो जाता था कि चलो सफाई किया तो मैं आगे खड़ा होकर प्रार्थना तो बोल रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा संतोष हो जाता था। और अभाव का तो अब उसको कैसे, अभाव को कैसे करेंगे। अभाव तो इतना था कि कभी कभी मेरे ख्याल 2 दिन से ज़्यादा तो हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आई, लेकिन 2 दिन तक की तो हमने भूख देखी है। और ये सभी के साथ था, पूरे मोहल्ले के पूरे। और मुझे लगता है कि वो 60 का दशक जो था ना, वो पूरे समाज में इस तरह था, लेकिन हमारे जो समाज में था वो ज़्यादा था। तो इस तरह का था। उसके बाद जो है स्कूल 5वीं क्लास में हम वहाँ से चले गए। स्कूल में ज़्यादा भेदभाव टीचर्स की तरह तो भेदभाव नहीं करना पड़ा। 6ठी क्लास में मैं जब चला गया, अब तो हमारा दिगंबर जैन इंटर कॉलेज बड़ौत में एडमिशन करवाया पिताजी ने। वहाँ 2 कॉलेज थे उस समय, दिगंबर जैन इंटर कॉलेज और एक जाट कॉलेज, जाट इंटर कॉलेज, जिसका बाद में जनता वैदिक इंटर कॉलेज हो गया बाद में नाम। एक 8वीं क्लास तक का जाट हीरोज़, ये 3 एक स्कूल थे उस समय। तो मेरे पिताजी ने जाट स्कूल में ज़्यादा उसकी वजह से, कास्टिज़म की वजह से मेरा जैन कॉलेज में एडमिशन कराया, जहाँ मुझे कोई ख़ास मतलब इस तरह का जातिवाद का टीचर्स के द्वारा तो मुझे सामना नहीं करना पड़ा। और बहुत सौभाग्यशाली रहे आपको, और नहीं तो कईयों को तो बहुत दंश झेलना पड़ता है। जी, इसमें बस यही हुआ कि मेरे साथ जो है जो टीचर थे 11वीं क्लास में फिज़िक्स के टीचर थे, जो पहले इंटरव्यू में मैंने 1-2 जगह जिक्र किया और मैं हर जगह उसको याद रहता है, धर्मपाल त्यागी जी, वो फिज़िक्स के टीचर थे। वो बहुत ही मतलब गाली दे के बात करते थे, तो उस वजह से मेरा पीसीएम मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मैं फ़ेल होता चला गया और 12वीं में मैं फ़ेल हो गया। तो बचपन में इस तरह से किशोरावस्था में जो हमें ठेस पहुंचती है, वो हमारे आगे के पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है। अगर मैं पीसीएम पढ़ गया होता तो हो सकता है मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में चला जाता, आगे चला जाता। तो सब्जेक्ट बदलने की वजह से तो इस तरह से जो है ना, लाइफ की मुझे लगता है कि दिशा ही चेंज हो गई है। तो ये धर्मपाल त्यागी जी की वजह से तो ये जातिवाद मुझे इस तरह से झेलना पड़ा। और उसके बाद जो है 2 बार फेल हुआ, 12वीं में पास नहीं कर पाए। उसके बाद जो है मैं 78 में दिल्ली आ गया। वहाँ मैंने जो है 78 में हमारे गांव के लोग थे जो कागज़ इकट्ठा रैक उसका काम करते थे, क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाला, जो कागज़ इकट्ठे करते हैं। तो मैंने उनके यहाँ फिर रहना शुरू, काम करना शुरू कर दिया। वहाँ मुझे 150 रुपया एक मंथ के मिलते थे, 150 रुपया पर मंथ, 5 रुपये रोज़ के हिसाब ये से। कौन से साल की बात है? ये 78 से, मैं 78 में दिल्ली आ गया था। और मैं 78 से 82 तक जो है वहीं कागज़ बीनता रहा, उन्हीं के पास रहता रहा। वो कागज़ बीनने का काम मेरे को इसलिए करना मजबूरी तो नहीं कहूँगा, अच्छा ही साबित हुआ, चूँकि मैं कागज़, जैसे जैसे कागज़ आते थे तो मैं कागज़ों को भी पढ़ लेता था। तो इन बिटवीन जो है मैं इससे थोड़ा सा पहले जाना चाहूँगा कि 6ठी क्लास में जो हमने बाबा साहब को और गांधी जी को भी, दोनों को पढ़ा। लाइब्रेरी में तो सबकी किताबें होती हैं, तो वहाँ मुझे ये प्रेरणा मिली कि बाबा साहब परेशानियों में रह के इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो मुझे वहाँ से इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। मेरे जीवन का उद्देश्य हो गया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, और वो आज भी जारी है। ये कोई नौकरी प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं था, या कुछ मुझे क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे तो ये था कि मुझे बस पढ़ना है, बाबा साहब की तरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और ये देखिए कि मेरे पास अभी जो मैं अपना बायोडाटा में लिखता हूँ, तो मेरे पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट एमए मिला के मेरे पास 29 सर्टिफिकेट्स हैं इस समय।
तो मैं उसका सारा श्रेय जो है बाबा साहब की प्रेरणा को जाता है, जो मुझे उन्होंने प्रेरित किया। और अब मैं फिर दिल्ली में आता हूँ, 1978 में दिल्ली आया, तो वहाँ मुझे 4 साल मैं कागज़ बीनता रहा। तो कागज़ बीनने के बाद जब मैं जो कागज़ जो अच्छी चीज़ आती थी तो मैं उसे पढ़ने लगता था। तो हमारा जो मालिक था वो मुझे बीच-बीच में टोक भी देता था, "अरे यार काम करोगे या ऐसे पढ़ते रहोगे?" तो इस वहाँ जो है नेहरू प्लेस के पास में एक संत नगर जगह है, पहाड़ी थी वहाँ, जहाँ आजकल एक माउंट कैलाश नाम की बिल्डिंग वहाँ एक वो खड़ी हुई है आजकल। जब कैलाश कॉलोनी से आते हैं नेहरू प्लेस की तरफ, तो माउंट कैलाश में वहाँ 78 के 80 के टाइम पे वहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, पहाड़ी थी। तो वहाँ पे एक बार वो नेहरू प्लेस में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें थी, एनटीपीसी का दफ़्तर था। तो मैंने देखा एक बंदे का बायोडाटा भी देखा मैंने, एनटीपीसी का जो कबाड़ जो आया हुआ था हमारे पास। हाँ जी, हाँ। तो उसको साफ़ करने में मैंने देखा एक जो इंजीनियर का बायोडाटा था, बहुत कई पेज का बायोडाटा था। तो मेरे दिमाग में तब आया कि भाई बायोडाटा इतना बड़ा भी हो सकता है। और मैं तब जो है 10वीं पास करके आया था, 10th पास करके। हाँ जी। उस कबाड़ी कागज़ बीनने के दौरान ही मैंने इंटर किया प्राइवेट, यूपी बोर्ड से। और बीए किया मैंने प्राइवेट ही, उस समय 2 साल की होती थी, यहाँ से अपने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया। हाँ, ये कागज़ बीनने के दौरान ही किया मैंने। 79 में मैंने इंटर किया और 79 में ही मैंने सोल्डरिंग वायरिंग का कोर्स किया कागज़ बीनने के दौरान ही। और 80 में मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया, 81 में मैंने बीए सेकंड ईयर किया। 2 साल की बीए थी, मेरी बीए कंप्लीट हो गई। और इन बिटवीन 79 में ही मेरी शादी भी हो गई। तो ये सारे जितने भी अचीवमेंट है वो 79-80 के आसपास हुए, और मैं कागज़ बीनते हुए ही हुआ है। शादी के लिए मैं जहाँ काम करता था 300 रुपये उससे लेके गया था, और मैंने कोई कैश पैसा खर्च नहीं किया अपनी शादी में, कोई कुछ भी नहीं किया। मतलब इतना सिंपल मैंने किया कि वो जो 300 रुपये मैं ले गया था उस ज़माने में, वो उनमें से भी बचा के ले आया। ये मैंने शादी में पैसा खर्च इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने आसपास देख रहा था कि जिन लोगों की शादियाँ हो रही हैं वो जीवन भर कर्ज उतारने में ही लगे रहते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आ गया था पढ़ते पढ़ते रहने के दौरान, और इन बिटवीन उसी दौरान, ये जो कागज़ बीनने के दौरान ही मैं साहित्य अकादमी लाइब्रेरी की भी मेंबरशिप ले ली थी। तो वहाँ से भी मैं किताबें पढ़ने के दौरान मुझे ये पता लग गया कि हमें इतनी जो जो हमारे काम का नहीं है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो जिसका कोई लाभ नहीं है, वो काम क्यों किए जाए। तो इस वजह से मैंने उसमें कोई पैसा, इसलिए शादी में अपनी पैसा खर्च नहीं किया कि भाई उनसे लाभ क्या हो गया, खर्च ही खर्च बेकार जाएगा। तो लेकिन अफ़सोस है कि लोग आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे। लाखों रुपए खर्चने लग गए हैं लोग, कंपटीशन हो गया, जी। बहुत ज़्यादा पैसा खर्चते हैं लोग, अपनी सामर्थ्य से भी कहीं ज़्यादा। जी, जी। तो एक वाक़या छोटा-सा बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के, कि मेरे पिताजी जो है जब मेरा वो जो जा रहे थे बारात के लिए, तो किसी घोड़ी वाले को किसी को 20 रुपए में वो करके लाए कि भाई तुम हमारा। मैंने सोचा कि भाई 20 रुपये क्यों कर, मैंने उसे कहा कि ये 5 रुपये लो और वापस चले जाओ। मेरे पिताजी नाराज़ हो गए। तो मैं अपने दादा के साथ जो है हमने कहा कि भाई आप चलते हैं। वो इतनी नाराज़ हुए कि मैं तो पीछे छोड़ के उनको, हमने कहा कि हम खुद ही शादी कर लाएँगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो शुरुआत है, विद्रोह की शुरुआत है, वो घर से करनी पड़ती है। जो हमारी परंपराएँ हैं, जो हमारे रिश्ते, जो मतलब फीलिंग्स है अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम ऐसी चीज़ फीलिंग्स को क्यों बना के रखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मैं तो हर चीज़ में ना उपयोगिता देखते हैं हम, किसी भी चीज़ में उपयोगिता होनी चाहिए। आप 10 रुपये खर्च करे हो, 5 खर्च करे हो या 5 लाख खर्च करे हो, उसकी उपयोगिता देखनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इससे कोई उपयोगिता नहीं है, और मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। शादी के बाद भी बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ बकते रहे कि तुमने तो चाय तक नहीं पिलाई। कहते वो नेचुरल है, उस ये 70s की बात बता रहा हूँ, 79 में हुई थी। तो उस ज़माने में लोग ऐसे ही थे, आजकल थोड़ा-सा विचार बदल सकते हैं। और मेरी गरीबी बहुत ज़्यादा थी असल में। तो मैंने उसमें गरीबी में ये सोचा कि जब गरीबी इतनी ज़्यादा है, और वो कितनी ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा थी गरीबी कि जिन कपड़ों को मैं पहन के शादी के लिए गया था अपने ससुराल में, वो कपड़े मेरे ससुर ने ही भेजे थे। इतनी गरीबी का आप अंदाज़ लगा सकते हैं। हाँ जी। तो उस हालात को देखते हुए मैंने एक भी पैसा
एक कुछ तो खर्च हुए 200-250 रुपये किराए भाड़े में इसमें, तो वो खर्च नहीं किए मैंने। तो ये मेरा इस तरह का रहा। बहुत तो ये हो गया 79। उसके बाद 80-81 में मेरी बीए भी हो गई, और 82 में मैंने रजिस्ट्रेशन जो है कंडक्टर के लिए 78 में करा लिया था। तो फिर 81 में मेरा कंडक्टर के लिए हो गया, और 82 में मैं बस कंडक्टर बन गया। किताब वाला कंडक्टर आपको जी, कहा जी, जाता है, जी। उसके पीछे क्या चीज़ है? जी 82 से मैं 93 तक बस कंडक्टर रहा। तो अभी मैं बताऊंगा, ये 93 तक जो है इसलिए रहा कि 89 में मेरा वो ये टेस्ट पास हो गया था। 89-90 के टेस्ट में एसएससी पास किया था। तो इस इन बिटवीन हुआ क्या, ये जो मैं 82 से जब बस कंडक्टर था, तो पढ़ने का शौक़ तो मेरे को पहले से ही था। तो मैं किताब जो है अपने पास रखता था, और जब 2 बस स्टॉप के बीच में जो समय मिलता था, तो मैं उसमें किताब पढ़ लेता था। मैं बताना चाहूँगा कि अन्ना कारेनिना 2 खंडों का सेट है, बड़ी मोटी किताब है, लेव टॉलस्टॉय की लिखी हुई है। उसका हिंदी अनुवाद मैंने यूएसएसआर था एक यहाँ अपने मंडी हाउस के पास, यूएसएसआर एम्बेसी थी, वो कोई सेंटर था, वहाँ से लेके मैंने उसको कोई 15-20 दिन में मैंने उसको पढ़ लिया किताब के दौरान ही। हुआ ये था कि वो हमारी डिलक्स बस में ड्यूटी लगती थी। डिलक्स बस में कम सवारी बैठती थी उस ज़माने में, मेरे ख्याल 50 पैसे या कुछ ज़्यादा का टिकट था उसका। तो डिलक्स बसों में कम सवारी बैठ, तो मैं वो किताब ख़त्म कर डाली मैंने 2 खंडों की, और किताब मेरी हमेशा मेरे पास रहती थी। 2 बस स्टॉप के बीच में टिकट काटने के बाद जो भी समय मिला, चाहे मुझे एक पैरा पढ़ना चाहिए, एक सेंटेंस पढ़ना पड़े, तो मैं पढ़ लेता था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यार आपको ना, किसी कंडक्टर ने मुझे बताया कि आपको किताब वाला कंडक्टर बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप इतना पढ़ लेते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर थे, एलएसआर की प्रोफेसर, तो एक भगत सिंह कॉलेज था पहले गोविंदपुरी में, तो मेरी पढ़ाई लिखाई को देख के वो कहते थे कि यार तुम एडमिशन ले लो, ऐसे कर लो। तो ये जो है ना, पढ़ाई लिखाई का शौक़ जो है बाबा साहब का, जो मेरे को एक प्रेरणा जो मेरे दिमाग में, जो मेरे सबकॉन्शियस में जो चला गया था, मुझे 24 घंटे बेचैन रखता था। मैं साल दर साल कुछ ना कुछ करता ही रहा। 84 में, 85 में मैंने जैसे एमए किया था। उसके बाद तभी मैंने एक वो क्या बोलते पत्रकारिता वाला भी मैंने कोर्स किया था। और आश्चर्य होगा आपको कि 85 में जब देश में आंदोलन हो रहे थे कंप्यूटर के विरुद्ध, तब मैंने श्रमिक विद्यापीठ, और श्रमिक विद्यापीठ आता था अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसमें मैंने बेसिक का कोर्स किया था। तो नई नई चीज़ें, तो ये सब किताब पढ़ने का ही असर है, क्योंकि नई नई चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं। तो और फिर हमने ये भी देख लिया कि दिमाग को चुस्त फुर्त रखने के लिए, जिस प्रकार से बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो अपनी मेंटल, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें ब्रेन पावर को सही रखने के लिए पढ़ते लिखते रहना ज़रूरी है। तो मेरा ये जो चीज़ है, ये आगे तक चलती चली गई, कंटिन्यूस चलता रहा। और आज मेरे पास जो है एमए, पोस्ट एमए लिंग्विस्टिक्स है, पोस्ट एमए ट्रांसलेशन है, और एमए हिंदी, एमए एजुकेशन, एमए सोशियोलॉजी, और एमए एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन में भी एमए हो गया, और उसके बाद एलएलएम भी हो गया मेरा। 2008 में एलएलबी किया था, और 2010 में मेरा एलएलएम भी हो गया। तो ये सब चीज़ें मुझे बेचैन रखती है। मुझे बाबा साहब जो है ना, समझो कि मेरे सबकॉन्शियस में ऐसे बैठे हुए हैं कि इसलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे तो क्या करते हैं, जब माला वाला चढ़ाते हैं ना, जैसे हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ, चूँकि बाबा साहब मेरे लिए तो सजीव हैं। वो सजीव लोगों पे कौन माला चढ़ाता है? तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये तो अच्छा नहीं है। रमेश जी, ये मेला ढोना क्या होता है? आपने कुछ जिक्र किया कि मेला ढोते थी आपकी माता जी, तो मेला ढोना आम युवाओं को आजकल के शायद नहीं पता, और इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मेला ढोने का मतलब है जो हम विष्ठा, जिसे हम सामान्य उससे साहित्यिक भाषा में बोलते हैं, मल, मानव मल को ढोना, मेला ढोना कहा जाता है। तो होता क्या है, पूरा पहले की बातें हैं, अब कहीं कहीं हो सकता है भारत में कहीं अभी रिपोर्टें आती रहती हैं कि मेला ढोने की प्रथा है। तो मेला ढोना
होता ये है कि घरों में जैसे फ्लश होती है फ्लैट्स वगैरह में, तो इसमें फ्लश नहीं होती, इसमें जो है एक होल होता है, उसमें आदमी जाता है और अपना निवृत्त होके चला आता है, तो मैला जो है वो नीचे गिर जाता है, वो बाहर की तरफ गिरता है, और बाहर एक होल बना होता है जिससे एक सफाई करने वाले उसे जो है अपने उसके लोहे के बने पंजर से, पंजर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पंजर ही बोलते थे उसको, तसले काट के उसको ऐसे बनाते हैं कि दोनों हाथों से 2 पंजर होते हैं, उसको मैले को उठा के, डायरेक्ट मैला होता है, मतलब मानव मल होता है, उसे उठा के वो टोकरे में डालता है, फिर उस टोकरे को सर मतलब पे, पूरे मोहल्ले का विष्ठा, पूरे हाँ, मोहल्ले का, मतलब एक तरह से जो आम भाषा में जैसे टट्टी कह सकते हैं। जी जी जी, तो वो पूरा बिल्कुल भर के बिल्कुल वो, बिल्कुल 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 वो टोकरी में भर के छत से ले जाया जाता जी था। जी, अब टोकरी में भर के जितना उसमें जा सकता था बड़े, हाँ। उसमें ले जाता था। और ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें जो है सहतूत की लकड़ियों के बने टोकरे होते थे, और हाँ जी। उसमें जो, ताकि वो मैला, उसका जो स्राव है वो नीचे ना गिरे, हाँ जी, उस हाँ जी। पे बोरी लटकाए थे। उस समय प्लास्टिक व्लास्टिक नहीं मिलते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बोरी में बोरियां, से रिस भी जाता होगा थोड़ा, जी जी बिल्कुल रिश्ता था, अपने ऊपर भी आ जाता होगा, है हाँ। ना? हाँ। और उसे सर पे ढो के बाहर, बाहर गांव से बाहर फेंकते थे, कूड़ी बोलते थे, कुरडी बोलते थे, उस पे बाहर फेंकते थे, फिर उसे वो वहाँ से इकट्ठा करके फिर वो बेच भी देते थे। जैसे कि हमारी माते, हम लोग जो है ना, एक बोगी जब कूड़ा हो जाता था तो हम उसे 6 रुपये में बेचते थे। वो मैला जो किसान लेके चले जाते थे, खाद के रूप में वो इस्तेमाल खाद के रूप में खेत में इस्तेमाल होता था। और यही मैला ढोने की प्रथा जो है नासिक वगैरह में, जो हमारे जो दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं, नगर निगम वगैरह में, तो वो बाल्टियों में, जो जैसे कि टैंक होते थे सफाई के, उन टैंकों में बाल्टी खाली करने के लिए सर पे बाल्टी ढोके जाते थे, उनके सर से टपकता रहता था, और वही बाल्टियाँ जो है वो घर पे भी लाते। तो यही था मामला कि सर पे मैला ढोने का मतलब है सीधे सीधे मानव मल को, टट्टी को सर पे ढो के ले जाना, ये है सर पे मैला ढोना। एकदम स्पष्ट यही है, इसमें और कोई दुराव छिपाव बहुत या कुछ भी नहीं है। ये ढोना पड़ता था, क्योंकि कोई फ्लस व्लस का तो कल्पना भी नहीं थी, या तो लोग खेतों में जाते थे या फिर अपने घरों में वो कर देते थे। उसे जो है सफाई कर्मचारी मतलब भंगी चूड़ा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो उसको लेके बाहर फेंक देते थे। ये है मैला ढोना, इसको बोलते हैं। ये तो कल्पना से भी बाहर है। आजकल के युवा तो ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा भी कभी होता था। हालांकि आजकल लगभग समाप्त है, फिर भी कुछ एक स्थानों पर सुना है कि ऐसा अभी भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी रिपोर्टें आती रहती हैं, छपती हैं। निश्चित ही ये पूरी तरह खत्म होना चाहिए। हाँ, पूरा ख़त्म होना चाहिए, मतलब। लेकिन ये मुझे तो ऐसा लगता है, अगर व्यक्ति मतलब समर्थ है तो वो बना ही लेंगे। तो ये हालांकि सरकार भी जो है, जो शौचालय की बात जो है इसमें बनवा रही है, बहुत अच्छी बात है। सबको शौचालय मिले तो ये मेला ढोने की प्रथा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हाँ, तो ये जो है काफ़ी, हालांकि जब हम बच्चे थे तो हमें ये अजीब नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे समझदार हुए, पढ़े तो हमें लगता कि बहुत ही कष्टकारी अनुभव रहा। बहुत ही। और एक बात और देखी जाए, हमारी जो माँ थे, जो हमारी दादी माँ जो है, हमने सुना है उनके मुंह से, जब बदबूदार जो विष्ठा उन्हें उठाते थे तो कहते जिंदा नरक बोलते थे। वो मुंह पे कपड़ा बांध के वो उठाते थे और उसे बोलते थे जिंदा नरक में हम चले गए। इस तरह की मतलब उनका अनुभव होता था। बड़ा ही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती होगी, बहुत दर्दनाक ये अनुभव होता था। इससे ज्यादा मेरा कल नारकीय, बिल्कुल नारकीय, ये नारकीय कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल नारकीय शब्द का जो कल्पना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नारकीय कुछ हो नहीं सकता। ऐसी जी जी पीड़ा बिल्कुल इनकी बिल्कुल, माता जी ने सही। जी 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 जी, सर, सभी सहते हैं। मतलब आपके समाज के सहते लोग थे, सहते थे, जो पिछली पीढ़ियां मतलब है। बिल्कुल। सर, जैसे कि लोग अपने आप को वाल्मीकि तो गर्व से कह लेते हैं, पर आप बहुत ही गर्व से कहते हैं कि मैं भंगी हूँ। आप बहुत बार, कई बार आपके बारे में सुना है, जाना है, और आपके बारे में ये विख्यात है कि आप अपने आप को बड़े गर्व से भंगी कहते हैं। ऐसा क्यों? आप वाल्मीकि क्यों नहीं अपने आप को कहते? देखिए, असल में
मैंने भंगी शब्द इसलिए अपनाया है कि भारत की जो पहचान है 6743 जो जातियां हैं, ये जातियों का देश है। भारत एक जाति आधारित देश है, जातियों का देश है कि सामाजिक व्यवस्था जाति आधारित है। सबकी अपनी अपनी जातियां हैं। तो जाति बदलने से हमारा जीवन नहीं बदल जाता, हमारे हालात नहीं बदल जाते, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती, हमारी सामाजिक स्थिति नहीं बदलती। सिर्फ हम अपने मन में संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने बदल लिया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भंगी कहने से जो नफ़रत का भाव है वो सामने वाले के दिल में पैदा हो रहा है, मेरे दिल में थोड़ा ही पैदा हो रहा है। भाई नफ़रत का भाव जो है, जो हमें पुकार रहा है या जिसके अंदर नफ़रत का भाव है, जैसे गाली देने वाला जब गाली देता है तो गाली देने वाले के अंदर नफ़रत का भाव रहता है। हाँ जी, ऐसे हाँ ही जी। भंगी शब्द अगर कोई नफ़रत से पुकार रहा है तो जो पुकार रहा है उसके अंदर नफ़रत का भाव है। हाँ, हाँ, भाई हमारे अंदर थोड़ा ही है, तो नफ़रत के भाव जिसके अंदर है तो वो बदले ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है अच्छा, जहाँ तक वाल्मीकि की बात है ना, तो वाल्मीकि हमने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे दूसरे आदमी कहते हैं यार ये भंगी शब्द तो गंदा है। तो कौन कह रहा है? वो दूसरा कह रहा है ना। हाँ। मैंने तो कभी नहीं कहा। हाँ, हाँ, भाई मेरा नाम रमेश है, मेरा नाम अगर धर्मपाल होता है तो दूसरा एक व्यक्ति कहेगा यार ये धर्मपाल नाम अच्छा नहीं है। हाँ। किसने मुझे कहा? हाँ, हाँ, दूसरे ने, थर्ड पार्टी ने कहा ना। हाँ, हाँ, लेकिन मेरा अनुभव तो ये है कि मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा। हाँ, मेरा नाम रमेश हो या सुरेश हो या धर्मवीर हो, कर्मवीर, क्या फ़र्क पड़ता हाँ, है? क्या हो रहा है? अगर मेरी जाति का नाम भंगी है, वाल्मीकि है, तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो तो वही रहेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, 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 अच्छा, फ़र्क पड़ेगा सामने वाले को। मैंने कहा मैंने भंगी से वाल्मीकि बन गया, ठीक है। हाँ जी। तो सामने वाले को जब हम वाल्मीकि बोलेंगे, चूँकि वो जानना चाहता है आपकी कास्ट क्या है, जब हम वाल्मीकि बोलेंगे तो उसके अंदर, उसके मन में एक इमेज बनेगी। हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, जैसे हमने एप्पल बोला तो एप्पल की इमेज बन गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे ही सामने वाले ने हमने पूछा आपकी कास्ट क्या है, आपने कहा वाल्मीकि। तो जब वो वाल्मीकि शब्द उसने सुना तो उसके ब्रेन में, उसके सबकॉन्शियस में, उसके कॉन्शियस ब्रेन में एक इमेज बनी। हाँ। वो जो इमेज बनी वो उसके दिल में बनी, मेरे मन में नहीं बनी। हाँ जी, तो हाँ जी। उसके दिल में भी वो इमेज जो बनेगी वो बनेगी वही झाड़ू लगाने वाले की, इसके लगाने वाले की। हाँ जी। तो जब उसका भंगी से वाल्मीकि बनने में मेरा कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो मैं उस अनुपयोगी चीज़ को क्यों ढूंढूं? ये मेरा मतलब है हाँ जी, हाँ जी। कि उस अनुपयोगी चीज़ को मैं क्यों ढूंढूं। और उसके अलावा ये भी है कि वाल्मीकि है तो फिर वाल्मीकि जयंती मनाओ, वाल्मीकि जयंती में पैसे खर्च करो। क्यों भाई? वाल्मीकि तो एक ऋषि थे, वाल्मीकि के रामायण के रचयिता थे। तो हमें तो आज तक भी पढ़ने का अधिकार नहीं है स्कूलों में। आज भी बच्चे, जैसे कि हमें बचपन में नहीं पढ़ने दिया। तो भैया आपके ऋषि मुनि, आपके जो आपके पूर्वज जो है, आपके पूर्वज को इतना संस्कृत का ऐसे महान ज्ञाता था, कैसे बनने का मौका दिया? तो ऐसा कुछ संबंध है नहीं। असल में ये अपने ऊपर, अपने आप को क्या कहें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका है। जैसे कि मान लिया मेरे अंदर कपड़े गंदे से हों तो मैं सोचा कॉन्फिडेंस, गंदे कपड़े से नेचुरल कॉन्फिडेंस जाएगा। हाँ, कई बार आप कौवे और हंस वाला एग्जांपल एक देते हैं, वो क्या है? देखिए मैं कव्वे वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया था हाँ जी। कि भाई आप अपर कास्ट के लोग हैं हाँ, हाँ, और मैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट का हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हो, मैं आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन तब स्वीकार करेंगे जब मैं आपके जैसा हो जाऊं। आपके जैसा होने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी का वेस्टेज करना पड़ेगा, मुझे छः कपड़े पहनने पड़ेंगे, कुछ पहन, तो भाई मैं क्यों हूँ जब मेरे पास साधन ही नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपको भैया आपके पास क्या बोलते हैं, आपके पास प्रेम भावना है तो मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करो ना। अच्छा। क्यों नहीं करना चाहते? मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि मैं, जैसे कौवे होते हैं भाई, काले कौवे हैं, हंस एक उदाहरण देना, हाँ भाई जी। ये तो हंस है, हंस तो सफ़ेद होता है, श्वेत हंस, और ये काला कौवा, ऐसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं काला कौवा हूँ, ठीक है, सोसाइटी में एज ए भंगी मैं काला कौवा हूँ, आप अपर कास्ट के हो, आप हंस हो। अगर आप प्रेम करना चाहते हो तो मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो ना। हाँ, हाँ। मैं क्यों आपके लिए अपने पंखों को सफ़ेद कर लूँ, जबकि पंख तो काले ही रहने हैं। मुझे रहना तो भंगी का भंगी है।
तो मैं वाल्मीकि बन के क्या करूं तुम्हारे जैसा बनने के लिए? आप तो तभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा। जातिवाद तो बहुत है भारत में तो। जातिवाद तो पहले की तुलना में इतना सूक्ष्म स्तर पे और धार में पैनापन आया है। हाँ जी, आपको न थप्पड़ मारा जाता है, न गाली दी जाती है, लेकिन आपको आपके बढ़ने के जो रास्ते हैं उन्हें रास्ते समाप्त कर दिए जाते हैं। 21वीं सदी में तो जातिवाद एक तरह से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा लग नहीं रहा कि खत्म हो रहा है ना। इस पे क्या आप जी, जी, क्या जी। सुझाव देंगे, किस तरह खत्म हो सकता है, संसार में कैसे बदलाव लाया जा सकता है? देखिए, हम भारत के इंसान लोग, तो हाँ, मिलता ही नहीं, इंसान जा जाति कोई कोई हिंदू मुस्लिम मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, या कोई अलग अलग कास्ट के लोग मिलेंगे, परंतु इंसान खोजना शायद बड़ा मुश्किल होता जा रहा है दिनों दिन। उसका क्या सॉल्यूशन है, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, इंसान को ढूंढने की बात तो हमेशा से रही है। जैसे लाओ से एक बार जा रहे थे, तो वो अपनी एक दिन में जा रहे थे, लालटेन लालटेन लेके। वो लोग उससे पूछने लगे कि भाई क्या है, दिन में लालटेन जल गई? कि मैं इंसानों को ढूंढ रहा हूँ। तो कहने का मतलब, इंसानियत तो हमेशा से जो है दुर्लभ चीज़ रही है, लेकिन हम तो एक साधारण इंसान भी नहीं बन पाते, सामान्य जो है। तो भारत में जो है, ये हम परंपरा पसंद लोग हैं। तो और परंपरा है हमारी नफ़रत वाली। तो अगर हम परंपरा पसंद रहेंगे तो नफ़रत तो दिमाग से जाएगी ही नहीं। जातियों का मतलब ही एक दूसरे से नफ़रत करना है। विभाजन, हाँ। बिल्कुल, विभाजन विभाजन तो ठीक है, आपने कर दिया, ABCD में कर दिया, या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन ये तो नफ़रत का भाव होता है। हाँ जी। एक ऊंचे वाला नीचे वाले से करता है। तो ये जाति जो है नफ़रत पे ही आधारित है। तो जब तक नफ़रत नहीं जाएगी, तब तक जाति नहीं जा सकती। तो क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से, देखिए, क्या सॉल्यूशन है? मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन ये है कि अगर हम प्रेमपूर्ण, हम ये माने कि हम सब इंसान हैं। शिक्षा का जो, देखिए, असली उद्देश्य तो यही है कि हम इंसानियत एक दूसरे में प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। अगर हमारा व्यवहार ही प्रेमपूर्ण, एक इंसानियत वाला हो जाता है, तो जाति महत्व नहीं रखेगी। आपका नाम कमल है, मेरा नाम रमेश है, तो हम ये नहीं कहते हम दोनों को नामों को नष्ट कर दिया जाए। हम ये कह रहे हैं, जातियाँ, भाई ये तो नामकरण है, एक संज्ञा है, नाउन है। उस नाउन में तो कुछ नहीं रखा हुआ। जो नफ़रत है, जो चीज़ें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में है और हमारे संकल्पना में है। तो जाति भी संकल्पना है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जहाँ तक जाति समाप्त करने की बात है, तो जाति, भाई, जब जिस चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, हाँ जी, हाँ जी। भौतिक अस्तित्व नहीं है, तो हम उसे कैसे नष्ट करेंगे? ईंट है, ईंट को हम फेंक देंगे, बिल्डिंग है गिरा देंगे, पेड़ है काट देंगे, टहनियाँ हैं हटा देंगे, कोई भी चीज़ है कुछ हटा देंगे। लेकिन ये जो चीज़ हमारे मन के अंदर है, जो हमारे, और मन भी ऐसी चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसको EEG वगैरह किसी भी चीज़ से हम उसका कहीं पकड़ में नहीं आ कहीं सकता। पकड़ में नहीं आ सकता। ये तो क्या करें, ये तो संकल्पना है। हाँ, वो संकल्पना मस्तिष्क के अंदर है। तो इसे समाप्त करने का सिर्फ एक ही साधन है कि हम जो है, नाम कुछ भी रहे, हम अब एक दूसरे को इंसान अगर मानना शुरू कर दें, तो जाति का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। और जब महत्व ही नहीं रहेगा, तो फिर उसका होना ना होना बेकार ही है। बहुत सुंदर। निश्चित ही आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोग रमेश भंगी जी के से प्रेरणा प्राप्त कर पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है।